मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने जो अलग अलग क्लास 12th के चैप्टर हैं उसको लेकर के हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे जो हमने रिवीजन वाली टॉपिक शुरू की हुई है, उसमें हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिल के बना है, वर्ड से मिल के बना है, जिसमें होता है बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का जो मीन्स है, बायो मतलब जीव होता है, और टेक्नोलॉजी मतलब अलग अलग जो तकनीकी हैं या जो प्रौद्योगिकी हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो हिंदी में सेंस है उसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, यानी जीवों से संबंधित जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं उनके यूजफुल एस्पेक्ट को लेकर के या उनके वेलफेयर को लेकर के उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का मोस्टली जो रोल है केवल ह्यूमन के लिए ही नहीं है, जैसे इसमें एप्लीकेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है या जो एप्लीकेशन है वो केवल ह्यूमन वेलफेयर के लिए ना हो करके ये अलग अलग आपके फील्ड में है, जैसे अलग अलग जीवों को लेकर के है, पौधों को लेकर के लिए है, मानव को लेकर के है। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि जो ये टॉपिक है या जो ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है और इसके क्या यूज़ हैं, और जो भी अलग अलग इसकी टेक्नोलॉजी हैं या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग एजेंट मॉडिफाइड टू माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, मीन्स ये है कि इंडस्ट्रियल स्तर पे, जैसे मान लीजिए हमको किसी कोई हमें हार्मोनल कोई पिल्स बनानी है या कोई हमें दवा बनानी है, तो आप जानते हैं कि बिना हम टेक्नोलॉजी के यूज़ के कोई भी मेडिसिन वगैरह को बना नहीं सकते। तो आपको ये दिया है कि वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी ज़्यादा मात्रा में। तो लिखा है कि एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जैसे फंगी है, प्लांट है और एनिमल है। अब यहाँ पे लिखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे जिसे हम जीएम कहते हैं, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, जिसमें यूजिंग एजेंट कौन कौन से, माइक्रोब्स हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं, जिनके यूज से हम क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके यूज से हम दवाओं को बनाते हैं। जैसे बहुत सारी आप जिन स्पीसीज पढ़ेंगे, कुछ बैक्टीरियल है, कुछ फंगल है और कुछ आपके माइक्रोबियल, जो भी अलग 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 जो एजेंट हैं उनके थ्रू हम बनाते हैं। अब दिया कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या आता है, थेरेपेटिक आता है, डायग्नोस्टिक आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आती हैं, एग्रीकल्चर है, प्रोसेस्ड फूड है, इसके अलावा बायो रेमेडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है एंड एनर्जी प्रोडक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका यूज है किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी एक फील्ड में नहीं है, ये अलग अलग फील्ड में इसका एप्लीकेशन है। फिर दिया है ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड टू बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब देखिए, जब हम ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मानव है वो अपने वेलफेयर के लिए, जैसे फसलों को अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए, इसके अलावा जो हमारे लिए दवाएं बनती हैं, जो हमारे लिए खाने होगी, जो हमारे लिए भोजन है, उस भोजन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे आप जानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कुछ हाइब्रिड फसलों का भी यूज करते हैं, तो इसमें भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल है। इसके बाद दिया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है वो अलग अलग एस्पेक्ट में तो है ही। इसके अलावा अब हम देखेंगे पहला क्या है, एग्रीकल्चर। तो दिया है मेथड ऑप्टेड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर का सीधा संबंध किससे है, फूड प्रोडक्शन से। पहला क्या है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है किस पे बेस्ड है, केमिकल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के थ्रू जो एप्लीकेशन है वो तीन तरीके का है, एक एग्रो केमिकल बेस्ड है, ऑर्गेनिक कल्चर है और जेनेटिकली है। तो तीनों को हम देखेंगे। दिया है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल हु जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन एंड कॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड, या जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिक हैं, जिनका कैरेक्टर जो भी है वो वैसा ही रहने वाला है जैसे उसके क्या थे, जो उसके पिछली प्रोजेनी, जो उसके पिछले जो एंसेस्टर थे। लेकिन जब हम प्रोजेनी की बात करते हैं तो हम भी जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर है उनके बच्चों में जाना है। तो अब अगर हम इसके बेसिस पे बात करें कि जीएमओ के बारे
बारे में, तो जीएमओ में हम देखते हैं कि हम जेनेटिकली उसे क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। मॉडिफाइड का सेंस किससे है, मैनिपुलेशन, मतलब कि हम किसी अनडिजायर्ड जीन को हटा करके डिजायर्ड जीन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे अभी आप आगे चलेंगे तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे बीटी कॉटन का, इन सब का, तो आप देखेंगे कि हमने कैसे कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे उस फसलों को बनाने के लिए हमने कुछ अलग से डिजायर्ड जीन को ऐड कर दिया, और उस जैसे बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है, इन सबको हम जेनेटिक तरीके से यूज करके, यानी उनकी जीन में मैनिपुलेट करके कुछ अलग तरीके के जीन को ऐड करके उन्हें किस तरीके की क्रॉप्स बनाते हैं, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये एनिमल में भी हो सकता है और प्लांट में भी हो सकता है। ठीक, क्या क्या दिया है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी कोई फसल बना लें जिसका उसके एटमॉस्फेयर का उस पर कम प्रभाव पड़े, या जल्दी ज़्यादातर अगर पानी कभी थोड़ा लेट मिले तभी अपने आप को सर्वाइव कर पाए, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी सर्वाइव कर पाए। इसके अलावा रिड्यूस रिलायंसेस ऑन केमिकल एंड पेस्टिसाइड, और हम केमिकल के यानी जो पेस्टिसाइड यानी जिनका हम छिड़काव करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, उनका कम से कम यूज कर पाएँ। इनके अलावा हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कभी कभार हम देखते हैं कि हमारी फसल पकने से पहले ही ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। इसके अलावा इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, एग्जांपल विटामिन ए इन रिच्ड राइस, जिसे हम आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन राइस के बारे में, तो हम अगर चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को भी बढ़ा दें तो हम आसानी से उसके वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड के द्वारा। इसके बाद यह है द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट सच एज, देखिए एग्जाम्पल आ गया बीटी एंड टोबैको प्लांट डिप्रेस्ड एंड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड टू यूज्ड। इसके बाद दिया है, देखिए पहला एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का, सम स्ट्रेन्स ऑफ, देखिए बीटी का सबसे पहले पूरा नाम क्या है, बैसिलस थोरिएंजेसिस, प्रोड्यूस प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, देन द क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट किल सर्टेन। अभी आप ध्यान से इन चीज़ों को सुन लीजिए, फिर मैं आपको, क्योंकि इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल है और आप इसे तभी समझ पाएंगे जब बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो क्या दिया कि द क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टियल प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन, जैसे टोबैको है, बर्डवार्म है, इसके अलावा कोलियोप्टेंस है, बीटल्स है एंड लेप्टफ्लाइज है। मतलब कि ये जो आपका बैसिलस थोरिएंजेसिस है, ये ऐसे एंजाइम को सेक्रेट करता है जो इन सबको क्या कर सकता है, किल कर सकता है। द टॉक्सिक डज नॉट किल द बैसिलस बिकॉज द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटीन, बट वंस इन द इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव। अब आप कहेंगे कि जब ये इतना ज़्यादा खुद ही ये जहरीला है कि इन चीज़ों को मार सकता है, तो ये खुद क्यों नहीं मर जाता, तो ये क्या रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है उसके बॉडी के अंदर। ठीक, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल्स एंड क्रिएट पोर दैट काज द सेल स्वेलिंग एंड लाइज एंड कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम चाहते हैं कि हम ऐसी फसल बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं बैसिलस थोरिएंजेसिस को ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम, तो हम क्या करते हैं कि बैसिलस थोरिएंजेसिस को हम क्या करते हैं अपनी फसलों में आपके एंजाइम एक्शन के सारे हम उसमें जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अब जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होता है तो उस जो जीन को हमने ऐड किया था उस फसल में, अब धीरे धीरे वो भी अपना बढ़ता जाएगा और अपने जो भी अफेक्ट है उनको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बीटी कॉटन लिया है या बीटी बैगन का उपयोग किया है, तो जो आपके साधारण पौधे हैं उनको कोई भी जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, उसे आसानी से खा जाता है। लेकिन जब हम इसके जीन को ऐड कर देते हैं तो इस जीन को ऐड करने से अब वो जो लक्षण उस जीव के अंदर था अब इस पौधे के अंदर भी है, ये भी उस तरीके के एंजाइम बनाएगा, या जैसे ही कोई पौधा कोई इंसेक्ट जो है जैसे ही उस पौधे को खाने आएगा तो उसके जैसे ही गट में जाएगा यानी माउथ में जाएगा, उसके लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा और वो टॉक्सिक सब्सटेंस से उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम बीटी क्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो बीटी क्रॉप्स को स्पेशल तरीके से हम मॉडिफाई करके उसमें डिजायर्ड जीन को ऐड करके हम उसे बनाते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, हाँ, लेकिन इसमें आपको अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे सर्व करने की क्षमता होती है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उनसे भी ये बच जाते हैं। अगर कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड इन पौधों के ऊपर अटैक करता है तो उस जीन के कारण ये अपने लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं, या उस जो भी जीन है उसके द्वारा जो एंजाइम बनाया जा रहा वो जैसे ही किसी इंसेक्ट या बीटल्स या किसी के भी माउथ में जाएंगे उसके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं और उसकी वहीं पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
फिर दिया है द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ये जीन नेम्ड, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्राइजीन। एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि क्राइजीन क्या होता है। देयर आर ए नंबर ऑफ जीन एक्टिंग अगेंस्ट टू द इंसेक्ट। एग्जाम्पल है आपका द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन्स क्राई ओ एन सी ए। अलग अलग जो आपके नाम हैं वो अलग अलग के लिए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि कॉटन के पौधे के लिए अलग है, बैगन के लिए अलग है, तो अलग अलग जो जीन होते हैं उनका हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर रोग की दवा अलग अलग होती है। कहने का सेंस है कि जो बैक्टीरिया आपके पौधों के ऊपर अटैक कर रहा है या जो वायरस है या जो भी फंगी है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए आपने एक ही दवा बनाई और सबके लिए काम कर जाएगा। तो ऐसी बात नहीं, आपको अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके के जीन का प्रयोग करना पड़ेगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन वेयर आइसोलेटेड, जो सबसे स्पेशल तरीके की जीन है उसे हम किससे आइसोलेट करते हैं, बैसिलस थोरिएंसिस को, इसीलिए इसका नाम क्या है, बीटी है। बेस्ड ऑन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट विच देम इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके अधिक से अधिक फसलों में इन्हीं का यूज़ करते हैं। अब अगला है आपका टोबैको प्लांट, ए निमेटोड। अब देखिए निमेटोड है जिसका नाम है मेलोगाइनी इनकोडिंटो इंसेक्ट दैट रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस वाज एडाप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है कि RNAi का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जानते रहिएगा कि RNA इंटरफेरेंस। अभी मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगा। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DS या डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA, आल्सो रेफर टू एज RNA साइलेंसिंग। अभी देखिए मैं आपको अगर बताऊँ तो आपने अगर सेंट्रल डोग्मा को थोड़ा सा अगर आप याद करें तो आप जानते हैं कि DNA से RNA का फॉर्मेशन और RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम अगर उसके RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन ही होने ना दें तो वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं, तो प्रोटीन बनेगी नहीं तो उसको डिस्टर्ब ही नहीं करेगी। मतलब जो हम चाहते हैं कि जो भी जीव या जो भी पौधा है अगर हमें उसे बचाना है तो जो भी उस पर कॉज कर रहा है या उसके लिए हार्मफुल है, तो हम चाहते हैं कि वो जीन हम उसके अंदर बनने ही ना दें। या अगर वो जीन तो रहेगा, स्पेशली अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर बन रहा है तो जीन तो है ही, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस जीन के द्वारा जो एक्सप्रेस कैरेक्टर हैं अगर उन्हें एक्सप्रेस होने से रोक दें तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी जो टॉक्सिक प्रोटीन बन रहा है वो बनेगा नहीं, तो इसका कोई हार्मफुल एस्पेक्ट बचेगा नहीं। तो दे आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट सच दैट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल, 2 RNA being complementary to each other form the double standard of RNA DS standard RNA interact to the silencing। अब देखिए मैं आपको अगर याद हो तो बताया हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जानते हैं कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, लेकिन आपको याद होगा कि जब DNA से RNA बनता है यानी DNA से किसका फॉर्मेशन होता है, mRNA का। तो DNA से mRNA का जो बनना है तो DNA का mRNA तब बन पाता है जब उसके ऊपर हम कोडान और एंटी कोडान को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो कोडान और एंटी कोडान है उसके आधार पर ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस को ही अलग कर देते हैं, यानी अब हम क्या बना दे रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA, जैसे हम DNA डबल स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं वैसे RNA भी आपका डबल स्टैंडर्ड का हो सकता है, लेकिन तब ये हो सकता है जब इसके जो अलग अलग जो कोड हैं वो सेम हो। अगर कोड गड़बड़ होंगे तो आप जानते हैं कि जब अगर RNA के पास ही तो वो सूचना है जिसके कारण से जीन बनना है, तो जब वो सूचना ही आपकी मैनिपुलेट हो जाएगी तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं, और जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो कोई हार्मफुल एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर दिया है और किसमें, वैसे आपको ज़्यादातर याद रखना, कुछ मुख्य चीज़ें याद रखना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है कैसे एग्रो बेस्ड है, इसके अलावा कैसे BT कॉटन वगैरह में है। इसके बाद दिया है बायोटेक्नोलॉजिकल लॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में भी इसका यूज है, पढ़ लेते हैं एक बार। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस है मेड टू इम्पैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एरिया हेल्थ केयर इन ब्लेजिंग द मास ऑफ रिडक्शन टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेडिसिन सच एज इंसुलिन क्रिएटिंग मेथड जीन थेरेपी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। देखिए ये बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में देखने के लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन जानते रहिए कि द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन, यानी जब हम दो अलग अलग DNA को लेकर के एक साथ जोड़ के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बाद दिया है कि हेल्थ केयर मास प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेडिसिन, जैसे इंसुलिन को बनाना हो हमें, ठीक है,
किसी थेरेपी में यूज करना हो या PCR जिससे हम DNA की कॉपी बनाते हैं, और इसके अलावा जो ELISA टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि जो अलग अलग मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ें बताई, सबसे पहले मैंने बायोटेक्नोलॉजी के अर्थ को बताया, उसके बाद जो इसके अलग अलग एप्लीकेशन हैं अलग अलग फील्ड में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, एनिमल के लिए है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।